हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ठीक, बायोलॉजी की बात हम करेंगे। इसमें बायोलॉजी में मैं आपको कोशिका विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अब तक पढ़ा चुका हूँ। बस एक टॉपिक रह गया है आज लास्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका का। ठीक, तो पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा केंद्रक। केंद्रक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में हम। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कोशिका में पोजीशन समझा देता हूँ। ठीक है, कोशिका में इसकी पोजीशन क्या होती है। ठीक, ये है कोशिका, किसी भी साइज की हो सकती है। ठीक, इसके बीच में होता है ये एक केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस यानी कि इन बोलते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसमें छिद्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसे, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य इसमें भरा होता है। और ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली में छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र क्यों पाए जाते हैं? ताकि कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य होता है ना यहाँ पर भरा हुआ, ये केंद्रक के अंदर जा सके, और केंद्रक द्रव्य जो केंद्र के अंदर है वो कोशिका द्रव्य में बाहर आ सके। ठीक है, ये इसलिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्रक की खोज किसने की थी? सबसे पहले केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? केंद्रक की खोज। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है। साथ ही साथ केंद्रक को क्या है? कोशिका का मैनेजर या ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारे पास जो ब्रेन होता है। इसी तरीके से कोशिका का भी अपना ब्रेन होता है जो केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन या मैनेजर। ठीक है, मैनेजर या मस्तिष्क या ब्रेन या दिमाग कोशिका का कहा जाता है इसे। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, इसके साथ साथ इसमें एक झिल्ली होती है जिसमें छिद्र होते हैं। इसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है जो अर्धपारगम्य या ऐसा कह सकते हैं, उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे। और उन छिद्रों से क्या होता है? केंद्रक द्रव्य कोशिका के द्रव्य में आता जाता रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा होता है। केंद्रक में होता है एक द्रव्य, केंद्रक में होता है एक द्रव्य जिसको बोलते हैं हम क्या? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्रोमेटिन बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का। ठीक, प्रोटीन प्लस डीएनए का मिलकर के बना होता है क्रोमेटिन। ठीक है, जब कोशिका विभाजन का समय आता है, वैसे भी केंद्रक सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मुख्य भाग है किसका? कोशिका का। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। और जब केंद्रक यानी कोशिका विभाजन होता है तो जो एक क्रोमेटिन है, सबसे पहले मैं आपको इसको मैं बताऊँ, क्रोमेटिन जो है ये धागेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? धागे नुमा रचना होती है। ठीक, धागे नुमा रचना होती है क्रोमेटिन। ठीक, और जब कोशिका विभाजन का समय होता है तो क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? कोशिका विभाजन का समय किस में बदल जाता है? ये क्रोमोसोम में। ठीक, क्रोमोसोम जिसे क्या कहते हैं हम? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, धागेनुमा संरचना होती है क्रोमेटिन, और जो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है धागेनुमा संरचना होती है। और किसके? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में बदल जाता है। अब गुणसूत्र की बात करते हैं तो गुणसूत्र कितने होते हैं? हर एक जीव में अलग संख्या में या एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, हर एक जीव में, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, चाहे वो मच्छर हो,
चाहे चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, या चाहे बड़े से बड़ा कोई सा भी यानी कि जीवधारी हो, चाहे वो कोई पुष्प हो यानी कि फूल हो, या कोई भी पेड़ पौधा किसी भी तरीके का हो, चाहे वो व्हेल मछली क्यों ना हो, सब में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक, अब क्रोमोसोम की वजह गुणसूत्र कितने होते हैं, निश्चित होते हैं। अब मनुष्य में कितने होते हैं, मनुष्य में होते हैं ये 23। कितने होते हैं, 23। 23 में कितने होते हैं, 22 तो होते हैं सेम, 22 तो होते हैं समान, सब यानी कि स्त्री और पुरुष में एक जैसे होते हैं। ठीक, लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होता है, 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है ना, 23वां, ये होता है पुरुषों में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। पुरुषों में होता है XY और महिलाओं में होता है XX। ठीक है, तो ये 23वां जोड़ा हमारे मानव में या पुरुषों में अलग होता है और स्त्रियों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अपनी क्रोमोसोम की या गुणसूत्र के बारे में। ठीक, गुणसूत्र, गुणसूत्र जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, इनकी संख्या मैंने आपको बता दी, ये जोड़े के रूप में होते हैं हमेशा। किसके रूप में होते हैं, जोड़े के। देखो संरचना कुछ इनकी इस तरह से होती है, संरचना कुछ ऐसी होती है, ये जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से एक्स की तरह, और जहाँ पर ये जुड़े हुए होते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। ठीक है, अगर इसको अलग अलग करके देखा जाए तो कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी इनकी, कुछ इस तरीके से संरचना बनेगी। तो अलग अलग करके देखेंगे इनको हम, तो एक इसको पढ़ेंगे अर्धगुणसूत्र और ये भी होगा अर्धगुणसूत्री। ठीक है, इस तरीके से जोड़े के रूप में होते हैं ये। और कितने होते हैं, मानव में मैंने बताया आपको 23 जोड़े, 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तो और ये जहाँ पर जुड़े होते हैं इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, इनकी जो DNA प्लस क्रोमोसोम यानी कि DNA प्लस काय के बने होते हैं, किस चीज़ के, DNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, DNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और इनकी जो कार्यात्मक इकाई होती है, जो कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि देखो प्रोटीन के और DNA के बने हुए हैं, और गुणसूत्र की जो कार्यात्मक इकाई होगी वही जो इकाई होगी वही कार्यात्मक इकाई किसकी होगी, DNA की। ठीक है, वही कार्यात्मक इकाई किसकी होगी, DNA की। वही किसकी होगी, गुणसूत्र की। ठीक है, कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई क्या होती है इनकी, जीन होती है। इनकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, जीन। जीन, इनमें बहुत सारे, एक गुणसूत्र में काफ़ी सारे जीन पाए जाते हैं। और जीन क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी में लक्षण हैं, जो एक पीढ़ी में लक्षण हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ठीक, लक्षणों को, जीन का क्या कार्य होता है कि जीन पे हमारे एक पीढ़ी के लक्षण होते हैं जो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, या वंशा जिसे क्या बोलते हैं हम, आनुवंशिक गुण, आनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, जिन्हें लक्षण, कौन से लक्षण, जैसे किसी भी तरीके के लक्षण हो सकते हैं किसी भी एक व्यक्ति में जो उसके पूर्वजों से उसे मिले होते हैं। ठीक है, और उसके जो यानी कि वो होते हैं उसके वंशज उनको मिलते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आनुवंशिक गुण, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जाते कैसे हैं, जीन की वजह से। ठीक है, तो जीन को इसलिए क्या कहा जाता है, जीन को कहा जाता है इसलिए वंशगति का वाहक। जीन को इसलिए कहा जाता है वंशगति का वाहक। ठीक है, अब बात चल रही है DNA और DNA की। तो DNA के साथ साथ एक टर्म आपने सुना होगा जैसे RNA भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RNA। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं क्या, एक तो होता है DNA, जिसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसी तरीके से होता है RNA। ठीक है, RNA होता है, RNA को क्या बोलते हैं,
न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और साथ में इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो ये न्यूक्लिक एसिड है तो ये केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ बेस पाए जाते हैं, कुछ शुगर पाई जाती है, उसके बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे और इससे भी बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसे कर लीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को, और साथ साथ वीडियोस को लाइक भी कीजिए। और कुछ कमी आपको लग रही है वीडियोस में तो आप हमें बता सकते हैं, हम उन कमियों को ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक्स।